हेलो फ्रेंड, मैं नीरज कुमार। मैं आज जियोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, उसमें एक टॉपिक है REE पैटर्न। ठीक है, तो REE पैटर्न के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कैसे इसको प्लॉट करते हैं, क्या इसका इंटरप्रिटेशन होता है, कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो REE से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है कि ट्रेस एलिमेंट क्या है। ठीक है ना, ट्रेस एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेस एलिमेंट, ठीक है, अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो पीरियोडिक टेबल में एक हमारा येलो सेक्शन देता है। ठीक है, तो जो मेटल कंटेन करता है येलो सेक्शन वाला, उसी को हम ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। ट्रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अर्थ सरफेस पे इसका जो एबंडेंस होता है बहुत ही ट्रेस होता है, मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट में ये पाया जाता है, इसीलिए इसको ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रेस एलिमेंट में फिर अब हमारा एक आता है टर्म्स है जो कि रॉक के जेनेसिस को डिफाइन करता है, रॉक का कंपोजिशन डिफाइन करता है, या जिसके बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि रॉक हमारा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब उसका सोर्स क्या है, कितना डिग्री ऑफ मेल्टिंग हुआ है वो पता कर सकते हैं। और RE या ट्रेस एलिमेंट के बेसिस पे ही हम टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेस एलिमेंट ये हो गया। दूसरा बात है कि ट्रेस एलिमेंट का बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ट्रेस एलिमेंट का बिहेवियर हमारा केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात है कि सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट उसमें क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि एटम की अगर बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसकी अपनी कुछ वैलेंसी होती है, उसका एटॉमिक रेडियस होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में पहला हमने क्या बात किया कि कंपोजिशन। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट का बिहेवियर डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट है कंपोजिशन, दूसरा आता है सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में क्या आ जाएगा आपका रेडियाई, एटम का रेडियस एंड चार्ज। ठीक है, या फिर उसको वैलेंसी भी या वैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो रेडियाई आपको पता है कि रेडियस न्यूक्लियस के जो चारों तरफ ऑर्बिटल होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम उसके रेडियस को डिफाइन करते हैं। दूसरी बात चार्ज क्या है कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, वैलेंसी उसकी कितनी, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर, आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो हमारा वैलेंसी डिफाइन करता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब रेडियाई और चार्ज, ये दो चीजें भी ट्रेस एलिमेंट के बिहेवियर को डिफाइन करता है। ठीक, तीसरी बात आती है इसी में कि टेम्परेचर। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज प्रेशर। ठीक है, तो ट्रेस एलिमेंट का बिहेवियर इन चार पॉइंट पे डिपेंड करता है, कंपोजिशन ऑफ द सोर्स, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मींस रेडियाई एंड चार्ज, नेक्स्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रेस एलिमेंट और इसका बिहेवियर क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा कि ट्रेस एलिमेंट में ही अब कुछ बातें ऐसी होती है, जैसे कि अगर हमारा रॉक बन रहा है तो ऐसे समय में कौन सा एलिमेंट है जो कि हमारा पार्शियल मेल्टिंग में पार्टिसिपेट करेगा, या कौन सा एलिमेंट पार्शियल मेल्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो उसके लिए जियोकेमिस्ट्री में दो टर्म्स दिए जाते हैं जिसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये पार्शियल मेल्टिंग में जाएगा या फिर मिनरल के साथ ही रेजिस्ट करेगा। ओके, तो दो टर्म है हमारे पास, कौन कौन से टर्म्स है उसको देख लेते हैं। ओके, तो बात करते हैं हम कंपैटिबल और इनकम्पेटेबल। ठीक है, तो कंपैटिबल इनकम्पेटेबल क्या होता है, ये दो ऐसे टर्म है जो कि जियोकेमिस्ट्री में यूज किया जाता है एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए कि कौन सा एलिमेंट हमारा लिक्विड में जाएगा या पार्शियल मेल्टिंग में पार्टिसिपेट करेगा, या कौन सा एलिमेंट हमारा मिनरल के साथ ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम दो टर्म का यूज करते हैं, कंपैटिबल एंड इनकम्पेटेबल। अब आइए समझते हैं कि होता क्या है ये। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, ये एक रॉक है कुछ। ठीक है, रॉक के अंदर एक मिनरल है। ओके, तो रॉक का क्या क्या मतलब कि अगर बात करें मेंटल में कौन कौन से रॉक पाए जाते हैं, तो मेंटल में जनरली तीन तरह के रॉक पाए जाते हैं।
कौन कौन सा है? ग्लिनाइट, पेरिडोटाइट, डिप्लोगाइट और अपार्ट फ्रॉम कॉन्ड्राइट। ठीक है, ये 3 तरह के रॉक है। तो इसमें से मान लीजिए कोई भी, इसको मान लीजिए चलिए हम कि पेरिडोटाइट ही है। ठीक है, पेरिडोटाइट है। ठीक, इसके अंदर ये एक हमारा मिनरल है ओलिविन। ठीक, और यहीं पे एक हमारा एलिमेंट है रुबिडियम। ठीक है, अब बात करते हैं कि रुबिडियम हमारा कंपेटेबल है कि नहीं है। ये डिसाइड कैसे होगा? मान लीजिए कि इसका पार्शियल मेल्टिंग शुरू हो गया। ठीक, तो पार्शियल मेल्टिंग मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मेल्टिंग होता है जिसमें कि हमारे मेल्ट के दौरान पूरा कंप्लीट रॉक मेल्ट नहीं होता, ना तो सॉलिड होता। पार्शियल मेल्टिंग में थोड़ा बहुत कुछ सॉलिड चीजें भी रहती हैं, कुछ सॉलिड मटेरियल भी रहेगा, कुछ लिक्विड मटेरियल भी रहेगा। तो ऐसे ही मेल्टिंग को हम क्या कहते हैं? पार्शियल मेल्टिंग कहते हैं। तो जब पार्शियल मेल्टिंग स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, ये ओलिविन भी मेल्ट करेगा, रॉक मेल्ट कर रहा है तो ओलिविन भी करेगा, लेकिन कंप्लीट नहीं। इसमें क्या है कि सॉलिड मटेरियल भी है और लिक्विड मटेरियल भी है। ठीक है, तो अब ये रुबिडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि रुबिडियम अभी देख रहा है कि पार्शियल मेल्टिंग स्टार्ट हुआ है, तो ये डिसाइड कर रहा है कि क्या करें, हम मेल्टिंग में जाएं या ना जाएं। अगर ये रुबिडियम पार्शियल मेल्टिंग के दौरान, ठीक है, मेल्ट कर जाता है, मतलब ये लिक्विड को प्रीफर करता है, तो इसे हम बोलेंगे कंपैटिबल। ओके, क्या बोलेंगे? कंपैटिबल। अगर ये पार्शियल मेल्टिंग के दौरान मेल्ट नहीं करता है, सॉलिड में ही रह जाता है, तब सॉरी उल्टा हो, हाँ, तो अगर मेल्ट कर जाए तब इसे इनकम्पेटेबल बोलेंगे, और अगर सॉलिड में ही रह जाए तो इसको हम बोलते हैं कंपैटिबल। ओके, अगर रुबिडियम मेल्ट में चला जाए, मेल्टिंग को प्रीफर कर दे, तो इसको हम बोलेंगे इनकम्पेटेबल। अगर सॉलिड में ही रह जाए, सॉलिड फेज प्रीफर करे, तो इसको हम बोलेंगे कंपैटिबल। ठीक है, तो कंपेटेबल इनकम्पेटेबल समझ में आया? वो मटेरियल या वो एलिमेंट जो लिक्विड को प्रीफर करता है उसे बोलते हैं इनकम्पेटेबल, या एलिमेंट जो सॉलिड को प्रीफर करता है उसे बोलते हैं कंपेटेबल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कंपेटेबल इनकम्पेटेबल में अब डाउट नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि क्या है ये कंपेटेबल इनकम्पेटेबल का फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ओके, तो अब आते हैं, हमने क्या सीख लिया, ट्रेस एलिमेंट क्या है, उसका बिहेवियर किस पे, किन चीजों पे, किस पॉइंट पे डिपेंड करता है। हमने कंपेटेबल इनकम्पेटेबल के बारे में जाना कि क्या होता है, इसका क्या यूज है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि क्लासिफिकेशन। तो इनकम्पेटेबल हमारा फर्दर 2 क्लास में डिवाइड होता है। पहला कौन सा? HFSE हाई फील्ड स्ट्रेंथ एलिमेंट, और दूसरा LILE लार्ज एंड लिथोफाइल एलिमेंट। ठीक है, तो इनकम्पेटेबल कितने ग्रुप में डिवाइड हुआ? इनकम्पेटेबल। ठीक, फर्दर 2 क्लास में ये डिवाइड हो गया, HFSE और दूसरा LILE। ठीक है, तो ये क्या है? हाई फील्ड स्ट्रेंथ एलिमेंट, और ये लार्ज आयन लिथोफाइल एलिमेंट। ओके, तो अब जैसे कि इसमें क्या क्या आता है, हाई फील्ड में हमारा Re आ जाता है, यूरेनियम, थोरियम, ये सब एलिमेंट हमारे किस में आते हैं? HFS में। और LIL में क्या क्या आ जाएगा? पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, Zn, ये सारी चीजें हमारी आती हैं LILE में। ठीक, तो इसमें हमारा क्या पढ़ना क्या है, हमें Re के ही बारे में पढ़ना है। तो Re किस में आता है? HFS में। ठीक है, हाई फील्ड स्ट्रेंथ एलिमेंट में आता है। तो Re का क्या बिहेवियर है रॉक में, क्या रोल होता है इसका, इसके बारे में हम समझेंगे। और जब इसे हम प्लॉट करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो Re पैटर्न बनाने से पहले या Re प्लॉट करने से पहले उसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, या फिर पार्शियल कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो उसको देख लेते हैं कि क्या होता है। ओके, पार्टीशन कोफिशिएंट, या फिर इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। ओके,
तो जैसा कि हमने बताया कंपेटेबल इनकम्पेटेबल की अगर जब पार्शियल मेल्टिंग स्टार्ट होती है तो कुछ जो एलिमेंट होते हैं वो प्रीफर करते हैं सॉलिड को या फिर लिक्विड को। ठीक है, तो पार्टीशन कोफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी हमारा इसी तरीके का है। मान लीजिए कि एक हमारे पास सोर्स है, जब पार्शियल मेल्टिंग उसका स्टार्ट हुआ तो पार्शियल मेल्टिंग के दौरान ऐसा हो सकता है कि जितने भी एलिमेंट है 50-50% पे डिवाइड हो, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड और कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड दोनों अगर बराबर हो तो ऐसे कंडीशन में पूरा हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, क्योंकि इक्वली वो डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे पार्टीशन कोफिशिएंट या फिर इसको सिंपली हम इसको डी से, ठीक, अगर डी लिखते हैं तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड, या फिर इसको डिनोट करते हैं हम KD से। ओके, KD इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड। ओके, अब इसमें तीन बातें आती हैं। ठीक, अगर KD की वैल्यू मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड और कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड अगर हमारा 1 हो जाता है, ठीक, अगर ये 1 है तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। ओके, अगर KD हमारा ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड से। तो ऐसे कंडीशन में KD की वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज्यादा आएगी, तो हमारा जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, कंपैटिबल होगा। कंपैटिबल होगा मतलब सॉलिड प्रीफर करेगा। नेक्स्ट तीसरी बात इसी में आती है कि अगर हमारा KD की वैल्यू 1 से कम हो जाए, ठीक, वो कब होगा, जब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड ज्यादा हो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड से। तो ऐसे कंडीशन में KD की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। तो इस कंडीशन में हमारा जो एलिमेंट है वो इनकम्पेटिबल होगा। इनकम्पेटिबल मतलब लिक्विड फेज प्रीफर करेगा। ठीक है, तो ये तो आ गई कि कंपेटेबल इनकम्पेटिबल की बात। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि हम जो हमारा RE पैटर्न है, ठीक है, RE पैटर्न हमारा जो है उसका कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, तो अब आते हैं हम लोग कि प्लॉट। ठीक है, प्लॉट करने से पहले RE पैटर्न को प्लॉट करने से पहले हम लोग उसका नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ड्राइट से करते हैं, और कॉन्ड्राइट से करने का रीजन सिर्फ ये है कि कॉन्ड्राइट को ऐसा माना जाता है कि ये लेस वेदर्ड रॉक होता है। ठीक है, लेस वेदर्ड रॉक है, इसका मतलब उसमें अल्टरेशन भी कम है, तो जो भी डाटा या जो भी वैल्यू हमें उससे मिलेगी वो लेस इफेक्टेड डिफेक्टेड वैल्यू होगी। ओके, तो नॉर्मलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था ओडो हॉर्गिन्स रूल्स उन्होंने दिया था। ठीक, ओडो हॉर्गिन्स रूल। ठीक, ओडो हॉर्गिन्स रूल क्या कहता है हमारा, ओडो हॉर्गिन्स रूल्स हमारा ये कहता है कि जितने भी इवन RE है, इवन मतलब इवन एटॉमिक नंबर वाले जितने भी RE है, रेयर अर्थ एलिमेंट है, उनका अबेंडेंस अर्थ पे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑड एटॉमिक नंबर ऑफ RE रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है, तो उन्होंने जब प्लॉट ड्रॉ किया, ठीक, प्लॉट उन्होंने जब किया, पैटर्न जब बनाया, इधर होता है हमारा KD और इधर एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर, इधर आपका ये RE शुरू होता है आपका LA से लेकर के LU तक, बीच में कहीं EU होता है। ओके, ये बीच में EU यूरोपियन होता है। ठीक है, उन्होंने जब प्लॉट किया तो उन्होंने देखा कि ये 57 से लेकर के 71 था, इसका कुछ पैटर्न ऐसे था। ओके, कुछ पैटर्न इसका ऐसे था। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर हम ऐसे प्लॉट करते हैं तो इसको हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ताकि एक हमें एक लीनियर वे में मिले, इसलिए हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्राइट। ठीक है, क्यों करते हैं कॉन्ट्राइट वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं, और ये प्लॉट ये पैटर्न कौन दिया था, ओडो हॉर्गिन्स रूल। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं
कि इसके क्या क्या मतलब अगर इंटरप्रेट करेंगे तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो आर ई पैटर्न इन इग्नियस रॉक, ठीक है। तो आर ई पैटर्न जो है हमारा वो मेनली दो बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात क्या है कि आर ई केमिस्ट्री इन द सोर्स, मतलब सोर्स के अंदर आर ई का क्या केमिस्ट्री है उसके बेसिस पे भी हमारा आर ई पैटर्न जो है इफेक्ट होता है, उसमें भी चेंजेज आती है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि के डी वैल्यू। ओके, के डी वैल्यू क्या है? पार्टीशन कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, ठीक। इन दो बातों पे हमारा आर ई पैटर्न डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन दो बातों को याद रखिएगा। अब आते हैं इंटरप्रिटेशन पे। आर ई पैटर्न इन इग्नियस रॉक, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने जब आर ई पैटर्न देखा होगा, आर ई पैटर्न जब देखे होंगे तो के डी इधर हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ये होता है आपका लो आर ई, इधर होता है हाई आर ई, और बीच में होता है मिडल आर ई, ठीक है। यहाँ पे एल ए, ये हो गया एल यू, और यहाँ पे आपका यूरोपियन यू होता है, ठीक है। तो जब आप लोगों ने देखा होगा तो अक्सर जो है कि आर ई में एक ऐसा आपको डिप्रेशन दिखाई देता है EU के पास या फिर SM के पास, ठीक है। तो EU के पास अगर डिप्रेशन दिखाई देता है तो इसको बोला जाता है EU एनोमली, ठीक है। तो EU एनोमली डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। तो EU एनोमली चीपली डिपेंड ऑन द फेल्डस्पार इन फेल्सिक लिक्विड या फेल्सिक मैग्मा, ठीक है। EU एनोमली किस पे डिपेंड करता है? फेल्डस्पार में, जो कि फेल्सिक लिक्विड में होता है। ओके, और एक बात, हाँ ठीक, फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि फेल्डस्पार पे डिपेंड करता है इन फेल्सिक लिक्विड, ठीक। दूसरी बात क्या है कि जो हमारा EU होता है, EU हमारा होता है क्या? डाई एटम, ठीक है, मतलब EU2+ स्टेट में होता है। ओके, ठीक, डाई एटॉमिक फेज में बोलते हैं, या फिर इस डाई वैलेंट बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। डाई एटॉमिक नहीं, डाई वैलेंट फेज में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो है हमारा EU2+, ये कंपैटिबल होता है, ठीक है, कंपैटिबल है, इसका मतलब सॉलिड फेज प्रेफर करेगा। और बाकी जितने भी आर ई होते हैं, ठीक है, अदर आर ई आर इनकम्पैटिबल, ठीक है। अदर आर ई जो होते हैं वो इनकम्पैटिबल होते हैं, जिसके वजह से जनरली जो ये ग्राफ होता है हमारा ये इनरिच होता है, मतलब लोअर आर ई और हायर आर ई में जो ग्राफ होता है हमारा इनरिच होता है, लेकिन EU जो होता है ये हमारा निगेटिव डिप्रेशन शो करता है। निगेटिव डिप्रेशन मतलब कि जब पार्शियल मेल्टिंग स्टार्ट हुई तो उस दौरान जो फेल्डस्पार है हमारा, फेल्डस्पार सॉलिड प्रीफर किया, ना कि लिक्विड में गया, इसलिए यहाँ पे हमें ये EU निगेटिव एनोमली दिखाई देता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये हमारा जो आर ई है, ठीक है, EU2+ जो है हमारा इनकम्पैटिबल कंपैटिबल होता है, कंपैटिबल होता है इन प्लेजियोक्लेस एंड पोटेशियम फेल्डस्पार, ठीक है। प्लेजियोक्लेस और पोटेशियम फेल्डस्पार में क्या होता है हमारा कंपैटिबल होता है, बाकी जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे आर ई के इनकम्पैटिबल होते हैं, इसलिए हमें ये ऐसा EU का निगेटिव एनोमली शो होता है, ठीक। नेक्स्ट बात, अगर दूसरी बात करते हैं तो अगर हमारे पास OPX हो, ऑर्थोपैराजीन, प्लाइनो CPX हो, प्लाइनोपैराजीन, गार्नेट हो, या फिर स्फेन हो, ठीक है।
तो ये भी EU एनोमली को इफेक्ट करते हैं, लेकिन इफेक्ट तो करते हैं ये, बट इन अपोजिट सेंस ऑफ फेल्डस्पार। ठीक है, इफेक्ट करते हैं लेकिन अपोजिट सेंस ऑफ फेल्डस्पार। अपोजिट मतलब कि अगर ये डिप्रेशन शो करा है तो ये सारे मिनरल इसमें इनरिचमेंट दिखाई देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया हमारा किसका, EU एनोमली का। ओके, अब आते हैं दूसरी बात हम देखेंगे कि इसमें इनरिचमेंट होने का मेजर फैक्टर क्या है। ओके, तो दूसरा क्या है हमारा सेकंड पॉइंट, इनरिचमेंट इन मिडल REE। ठीक है, इनरिचमेंट इन मिडिल RE मतलब कि ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा। ओके, ये किस पर डिपेंड करता है, तो इनरिचमेंट इन मिडिल RE इन कंपैरिजन टू लोअर REE एंड हायर REE। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इनरिचमेंट इन मिडिल RE पैटर्न इज चीपली डिपेंड ऑन द हॉर्न ब्लेंड इन फेल्सिक और इंटरमीडिएट लिक्विड। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, हॉर्न ब्लेंड पे, और दूसरी बात लिक्विड कैसा होना चाहिए हमारा, फेल्सिक और इंटरमीडिएट लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो अदर RE एलिमेंट होते हैं, लेंथनम से लेकर के यूटेनियम तक जितने भी एलिमेंट है, ये सारे के सारे हमारे कैसा बिहेव करते हैं, कंपैटिबल बिहेव करते हैं। ठीक है, कैसा बिहेव करते हैं, कंपैटिबल, जिसके वजह से LRE और HRE जो है डिप्रेशन शो करता है, जिसके वजह से मिडिल इनरिचमेंट दिखाई देता है हमें RE पैटर्न में। और कौन कंट्रोल करता है उसे, हॉर्न ब्लेंड करता है। ठीक, तीसरी बात अगर करते हैं तो जो KD वैल्यू होती है हमारी वो मैक्सिमम होती है कहाँ, GD एंड EU में। ठीक है, मतलब GD और EU नहीं ER, GD एंड ER में जो KD वैल्यू होती है मैक्सिमम होती है, बाकी हर जगह जो है वो वैल्यू लो होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ हॉर्न ब्लेंड। ठीक है, मतलब मॉडरेट अमाउंट ऑफ हॉर्न ब्लेंड मतलब कि अगर 20 से 30% भी प्रेजेंट रहा तो ये हॉर्न ब्लेंड जो है पूरे बल्क पार्टीशन कोफिशिएंट को डोमिनेट कर सकता है। ठीक है, जिसके वजह से हमें ये ऐसा RE दिखता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात ये है कि अगर हम बात करें तो सेम तरह का हमें बिहेवियर जो है CPX मतलब क्लाइनोपायरोजीन एंड स्पिन। ठीक है, स्फेन नॉट स्पिन, स्फेन। ठीक है, स्फेन क्लाइनोपायरोजीन और स्पेन भी सेम तरह के बिहेवियर देते हैं। ठीक है, तो हमने दो बातें पढ़ी। पहली बात क्या है कि EU एनोमली, ठीक है, उसमें डिप्रेशन क्यों होता है, तो कंट्रोल होता है फेल्डस्पार की वजह से फेल्सिक मैग्मा में। ओके, और ये किस पे डिपेंड करता है आपका, प्लेजियोक्लेस, और दूसरी बात पोटेशियम फेल्डस्पार पे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो फेल्डस्पार होता है वो सॉलिड फेज मतलब सॉलिड प्रीफर करता है और लिक्विड में नहीं जाता, जिसकी वजह से हमें EU निगेटिव एनोमली दिखाई देता है। दूसरी बात, अगर हमें मिडिल RE में इनरिचमेंट दिखाई देता है तो वो डिपेंड करता है फेल्डस्पार पे, और फेल्डस्पार अगर मॉडरेट अमाउंट में भी प्रेजेंट मतलब 20 से 30% भी अगर है तो पूरे के पूरे REE बल्क कोफिशिएंट बल्क पार्टीशन कोफिशिएंट को भी डोमिनेट कर सकता है। ठीक, और थर्ड बात क्या है कि सेम तरह का पैटर्न हमें क्लाइनोपायरोजीन और स्पेन से भी मिल सकता है। ठीक है, तो हमने ये दो बातें RE पैटर्न में देखी। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट क्या है कि तीसरी पॉइंट, ठीक है, फ्रैक्सिनेशन इन लाइट REE कंपैरिजन टू हैवी REE indicate the presence of olivine
OPX मतलब ऑर्थोपायरोक्सिन एंड क्लाइनोपायरोक्सिन, ठीक है, या फिर डायरेक्ट CPX लिख देते हैं, ठीक है, क्लाइनोपायरोक्सिन। ओके, और ऐसे कंडीशन ये सारे के सारे हमारे जो मिनरल हैं ये सारे इनकम्पेटेबल होते हैं, मतलब लिक्विड फेज प्रीफर करते हैं किसमें, इन बेसाल्टिक एंड एंथ्रासाइटिक लिक्विड में। ओके, ये याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा इसमें फ्रैक्शनेशन नहीं दिखता है, थोड़ा बहुत आपको दिख जाएगा, जैसे कि ये जो है हमारा कि ये ऐसे हो गया या ऐसे कुछ ऐसे करके दिखेगा ये, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत फ्रैक्शनेशन इसमें दिखता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो हमारा आता है कि हाईली डिप्रेस्ड, ठीक है, अगर हाईली डिप्रेस्ड इन HREE in comparison to LREE, ओके, अगर हाई मतलब कि इधर बहुत ज्यादा, आपको ये हो गया LRE कुछ ऐसा करके ऐसे लिखे, ठीक है, मतलब ये आपका LREE है और इधर HREE। हाईली रेयर अर्थ एलिमेंट में अगर हाईली डिप्रेशन दिखता है तो इसका मतलब indicate presence of garnet, ठीक है, अगर गार्नेट प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या करेगा, ये हाईली डिप्रेशन इसमें शो करेगा, ठीक है, हाईली डिप्रेशन इसमें बात की जो HREE है हमारा वो सेम जगह पे अपने पे ही है, लेकिन हम LRE मतलब लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट को इनरिच कर दे, बढ़ा दे, तो ऐसे कंडीशन में भी ये डिप्रेशन शो करेगा, ठीक है, तो वो कब होता है कि जब हमारा फेल्सिक मेल्ट, ओके, ये किस में होता है, बेसाल्टिक मेल्ट में होता है, याद रखिएगा, बेसाल्टिक मेल्ट में। और फेल्सिक मेल्ट में फेल्सिक लिक्विड अगर हॉर्न ब्लेंड प्रेजेंट है, हॉर्न ब्लेंड अगर प्रेजेंट है तब ये क्या करता है, इनरिचमेंट इन LREE in comparison to HREE, ठीक है, ये भी एक रीजन होता है जिसके वजह से हमें HRE डिप्रेशन दिखाई देता है, ठीक है, तो HRE डिप्रेशन के दो कारण, पहला तो ये कि अगर गार्नेट प्रेजेंट हो तो हाईली डिप्रेशन शो करेगा, दूसरी बात ये है कि अगर हमारा LRE इनरिच हो जाए, ठीक है, तो हॉर्नब्लेंड की वजह से तब भी हमें HRE में डिप्रेशन दिखाई देगा, ठीक है, तो ये हमने जो बात की ये हमने बात की मेजर एलिमेंट की। ओके, अब कुछ हम माइनर सोर्स के बारे में, माइनर फेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ एसेसरी फेज के बारे में, ठीक है, तो एसेसरी फेज में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, स्फेन, फेज में कौन से आएंगे, स्फेन, जिरकॉन, एलेनाइट, एपेटाइट और या फिर मोनाटाइट, ठीक है, कितने हैं हमारे, 5, 1 2 3 4 5 एलिमेंट, ठीक है, तो ये भी हमारे RE पैटर्न को इफेक्ट करते हैं, हाईली इफेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर ये थोड़े बहुत भी प्रेजेंट होते हैं, ओके, मतलब रॉक के परसेंटेज से अगर देखा जाए कि अगर लेस देन 1% भी ये मिनरल हमारे प्रेजेंट होंगे तो ये RE पैटर्न को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो पहली बात अगर हम करते हैं, पहली बात अगर हम करें कि इसमें क्या या कैसे ये इफेक्ट करता है, तो जिरकॉन जो होता है हमारा, ठीक है, ठीक, फर्स्ट पॉइंट जिरकॉन जो है हमारा, जिरकॉन इफेक्ट REE सेम एज गार्नेट, ठीक है, तो याद है गार्नेट का क्या होता है, तो गार्नेट क्या करता है, HRE को हाईली डिप्रेस्ड कर देता है, तो सेम इफेक्ट हमारा जिरकॉन भी शो करता है, ठीक, डिप्रेस्ड HREE, ठीक, फिर दूसरा आता है हमारा क्या क्या, दूसरा आएगा हमारा आपका स्फेन एंड एपेटाइट, स्फेन एंड एपेटाइट क्या करता है, ये
मिडिल REE पैटर्न को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो स्फेन एंड एपेटाइट मिडिल RE पैटर्न इफेक्ट करता है। तीसरी बात आती है हमारे पास क्या क्या, एलेनाइट एंड मोनाजाइट enrich the LREE। ठीक है, ये क्या करता है हमारा जो एलेनाइट और मोनाजाइट है वो क्या करता है, सॉरी इनरिच नहीं, डिप्लीशन करता है, डिप्लीशन। मोनाजाइट डिप्लीट द RE। ठीक है, तो LRE के डिप्लीशन में एलेनाइट एंड मोनाजाइट, ठीक है, अगर प्रेजेंस हो तो डिप्लीशन होता है। मिडिल RE पैटर्न इफेक्ट होगा हमारे स्फेन एंड एपेटाइट से, और हाईली डिप्रेशन अगर HRE में दिखता है तो जिरकॉन या फिर गार्नेट से दिखता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ RE इन इग्नियस रॉक। ठीक है, दूसरी बात कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इंटरप्रेट कर रहे हैं, RE का क्या जरूरत है। ठीक है, तो पहली बात ये है कि RE जो है हमारा ये हेल्प करता है डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्थ ऑफ द सोर्स। ठीक है, मतलब कितने डेप्थ से रॉक के अर्थ सरफेस के कितने नीचे से हमारा वो जो मिनरल जो रॉक है आ रहा है। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ द सोर्स डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। दूसरी बात क्या है कि ये प्रिडिक्शन, ठीक है, हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कि कितने फेज ऑफ फ्रैक्शनेशन हुआ, मतलब कितने फेज में मेल्टिंग हमारा हुआ है, वो हम इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि इसके हेल्प से, RE पैटर्न की हेल्प से हम टेक्टोनिक एक्टिविटीज या टेक्टोनिक फिनोमेना कहाँ कहाँ पे कैसे हुआ है उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट बात है। तो नेक्स्ट डिग्री ऑफ मेल्टिंग हो गया, सोर्स हो गया, ये सारी चीजें के बारे में हम लोग RE पैटर्न से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ। और हाँ, एक बात और कि अगर आप लोग RE का एविडेंस देखेंगे इंडिया में कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, अरावली दिल्ली मोबाइल बेल्ट है। ठीक, फिर इधर हमारा आ जाता है CITZ के बाद इधर से ईस्टर्न घाट मोबाइल बेल्ट, फिर ये इधर आकर के इधर आ जाता है हमारा पाल घाट कावेरी शियर जोन। ठीक है, तो ये हमारा एविडेंस होता है RE पैटर्न का, जिसकी वजह से हम टेक्टोनिक सेटिंग का भी RE एविडेंस के बेसिस पे पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या टेक्टोनिक एक्टिविटी या टेक्टोनिक फिनोमेना हैपन हुई है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आएगा। बाकी चीजें जियोकेमिस्ट्री के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।